हेलो। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल की मुख्य काव्य धाराएँ एवं उसकी विशेषताएँ। रीतिकाल का जो समय है वो सन 1700 से 1900 ईस्वी माना गया है। हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल था, भक्ति युग की नैतिकता और आध्यात्मिकता के विरोध में उदित हुआ था उसका। इस काल में हिंदू राजाओं की लगभग पूर्णतया हार हो चुकी थी और उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिसके फलस्वरूप एक बार फिर कविता कामिनी राज दरबारों की शोभा बन गई थी और दरबारी कवियों का दौर फिर से शुरू हो गया। इसके साथ ही आश्रयदाताओं की प्रशंसा और पारितोषिक पाने की लालसा ने श्रृंगार रस प्रदान कविताओं को जन्म दिया और इसके अतिरिक्त इस युग के कवियों ने संस्कृत के काव्य नाटकों को अपना आदर्श बनाया और फलस्वरूप आचार्यों की भी एक परंपरा चल पड़ी। काव्यांगों एवं काव्य शास्त्रीय विवेचनों की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। रीतिकाल का जो नामकरण हुआ, तो रीति शब्द जो है रिंग धातु से बना है, जिसका अर्थ है परंपरा, अर्थात जिस युग में संस्कृत की परिपाटी पर साहित्य रचना हुई उसे ही रीतिकाल नाम दिया गया है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि रीतिकाल मात्र संस्कृत के रस संप्रदाय से प्रभावित नहीं था, अपितु रस, अलंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि संप्रदायों का भी उन पर प्रभाव रहा था। इस प्रकार इन संप्रदाय के आचार्यों की रीति नीति पर चलने के कारण इस काल को रीतिकाल कह दिया गया। रीतिकाल जो है उसकी मुख्य 3 धाराएं थी, एक तो रीति सिद्ध, रीति मुक्त और एक रीतिबद्ध काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा क्या थी? इसके अंतर्गत वे कवि आते थे जिन्होंने संस्कृत साहित्य की आचार्य परंपरा को पुनर्जीवित किया। ऐसे कवियों में आचार्यों व कवित्व का संयोग हुआ। संस्कृत की बंदी बंधाई धारा में प्रभावित होने के पश्चात उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा गया। महाकवि केशवदास को रीतिकाल का प्रतिनिधि आचार्य कहा गया है। इन्होंने रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिकप्रिया आदि अनेक ग्रंथों की रचना की थी। दूसरी है रीति सिद्ध काव्य धारा। इस काव्य धारा में वे कवि आते हैं जिन्होंने संस्कृत के काव्य शास्त्रों का गहन ज्ञान था लेकिन उन्होंने शास्त्रीय सिद्धांतों का निरूपण नहीं किया, बल्कि रस, छंद, अलंकार का ध्यान रखते हुए उत्कृष्ट काव्य प्रस्तुत किया। ऐसे कवियों में कवि बिहारी का नाम आता है और उनकी एक प्रसिद्ध रचना हुई बिहारी सतसई। तीसरी जो काव्यधारा है वह रीति मुक्त काव्यधारा। इसका अभिप्राय है ऐसी रचनाएं जो शास्त्रीय सिद्धांतों की उपेक्षा करके रची गई थी। यद्यपि इस काव्यधारा के कवि भी संस्कृत की रीति नीतियों का उनको ध्यान था, पर वे उस लीक से हट करके स्वतंत्र शैली की रचनाएं प्रस्तुत करते थे, स्वच्छंद रूप से अपनी काव्य रचनाएं करते थे। इन कवियों में नाम है घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। फिर है रीति कवियों की विशेषताएं। रीतिकाल की कुछ विशेषताएं उसमें है कि पहली विशेषता हम देख सकते हैं कि आश्रयदाताओं की मिथ्या प्रशंसा। तो रीतिकालीन कवियों ने राज्याश्रय के लोभ में आकर राजा महाराजाओं के गुणगान करने में अपनी योग्यता प्रदर्शित की थी, जिससे अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त हो और जागीरदारी हासिल करना उनका लक्ष्य होता था। दूसरी विशेषता है वस्तु वर्णन की प्रधानता। तो रीतिबद्ध जो कवि थे उनमें राजकीय वैभव और प्रसादता की भव्यता का बढ़ चढ़ कर वर्णन किया उन्होंने। केशव की जो रामचंद्रिका है ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है। जैसे राजा दशरथ के दरबार का वर्णन करते हुए केशव कहते हैं कि विधि के समान है विमानीकृत राजहंस। इसी तरह उनके वस्त्राभूषणों, उनकी विलासिताओं, आमोद प्रमोद, शिकार वर्णन को प्रधानता रही। कवियों ने वस्तु वर्णन में अतिशयोक्तिता का भी सहारा लिया। फिर है प्रकृति चित्रण। तो रीतिकालीन के जो कवि हैं उन्होंने
वर्षा ऋतु का वर्णन, काली घटाओं का, विद्युत लताओं की चमक को देख करके उसके महाकली का वर्णन कर दिया। पद्माकर, देव आदि इसमें मुख्य हैं। फिर रीतिकालीन कवियों ने नक्षिक वर्णन और श्रृंगार रस का चित्रण किया। रीतिकालीन कवियों ने नायक नायिका के नक्षिक सौंदर्य का वर्णन किया, अद्भुत कल्पना शक्ति का परिचय दिया उन्होंने। जैसे मतीराम कहते हैं कि एक सुंदरी नायिका दिन में ही छत पर खड़ी हो जाती तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि चांद निकल आया है और वे रात समझकर दिया जलाने लगते हैं। ऐसी कुछ रचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की। फिर अगली है कीर्ति एवं वीर भावों का चित्रण। इससे पहले जो श्रृंगार रस का चित्रण किया उसमें वियोग श्रृंगार को प्रमुखता मिली थी। जैसे वियोग वर्णन जो है सूर और जायसी की तरह ही गहनता और व्यापकता वाला तो नहीं था, लेकिन परंपरा का पालन करने के लिए विरह अवस्था का चित्रण किया गया। जैसे बिहारी ने किया, किसी नायिका के प्रियतम के प्रदेश चले जाने पर उसकी जो कृशकाय अवस्था थी उसका वर्णन किया। इत आवत उतजात है, चली 6-7 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सिंह लगे, लगी उसासन साथ। तो इसका तात्पर्य है कि विरह व्यथित जो नायिका थी इतनी दुबली हो गई थी कि उसके द्वारा सांस लेने पर वह 7 हाथ आगे पीछे हो जाती है। इसलिए वियोग वर्णन में भी स्वाभाविकता के स्थान पर चमत्कारिकता भी अधिक आ गई है। फिर विभिन्न प्रकार के छंद अलंकारों का प्रयोग किया। जैसे दोहा छंद का व्यापक प्रयोग रीतिकालीन कवियों ने किया था। सवैया और कवित्व छंद का भी प्रयोग उन्होंने किया। अलंकारों में उत्प्रेक्षा, संदेह, रूपक, उपमा, विरोधाभास आदि सभी अलंकारों का प्रयोग किया। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खावे बोराए जग, या पावे बोराए। इस प्रकार और भाषा शैली, रीतिकाल के कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था और भाषा को प्रौढ़ता और प्रांचलता जो है रीतिकाल ने ही प्रदान की थी। तो इस प्रकार रीतिकालीन कवि शब्दों के शिल्पी व जौहरी थे, जिन्होंने एक एक शब्द को गढ़ करके प्रयुक्त किया और उसे रत्नों की भांति दोहों में जड़ दिया। तभी तो इनका काव्य गागर में सागर कहलाया।